हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लास में भारत के अपवाह तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि अपवाह तंत्र क्या होता है, जल ग्रहण चक्र क्या होता है और जल विभाजक रेखा क्या होती है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था कि भारत में जितने भी प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, उन अपवाह तंत्रों को हमने दो भागों के अंदर बांट करके हम उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमने भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को दो भागों के अंदर बांटा था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। इन हिमालय की नदियों को भी हमने तीन आधारों पर बांटा है। तीन बड़ी नदियों के आधार पर, अर्थात मुख्य नदियों के आधार पर हमने इन्हें बांटा है। इसमें इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम यानी कि ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। इन तीन आधारों पर हम बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। वहीं हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती इन नदियों के अपवाह तंत्र के आधार पर बांटा है। अब हम आज बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पर हिम के पिघलने से इन नदियों के अंदर जल की आपूर्ति बराबर बनी रहती है। अध्ययन की दृष्टि से हमने हिमालय के अपवाह तंत्र को तीन बड़े भागों के अंदर बांट रखा है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस चार्ट के अंतर्गत और इस डायग्राम में हमने सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्रम को स्पष्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम ये जाने कि सिंधु नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर के निकट सानो ख्वाब जो हिमनद है वहां से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है और भारत में ये 1150 किलोमीटर के अंतर्गत प्रवाहित होती है। यह नदी मुख्य रूप में भारत में जम्मू कश्मीर के अंतर्गत होती हुई प्रवाहित होती है। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदी है। भारत केवल इस नदी का 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, जो कि 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके अनुसार निर्धारित किया गया है कि भारत इस नदी के जल का केवल 20% भाग ही उपयोग में ले सकता है। इसके अतिरिक्त इस नदी की सहायक नदियों में सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम इत्यादि प्रमुख हैं। उसके साथ साथ इस नदी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर से गरतांग, श्योक, शिगार, नुब्रा, गिलगित आदि नदियां भी इसके अंदर आकर के मिलती हैं। तो यदि हम देखें तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के दाएं किनारे पर से यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर से प्रवाहित होकर के गिरने वाली नदियों में गरतांग, श्योक, शिगार, नुब्रा और गिलगित है। वहीं बाईं ओर मिलने वाली नदियों के अंदर सतलज है, चिनाब है, रावी, व्यास, झेलम इत्यादि नदियां इसमें शामिल है। इसके साथ इसकी जो दूसरी प्रमुख नदी आती है उसे हम कहते हैं सतलज नदी। इस सतलज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर के पास राक्षस ताल झील से होता है। यह 1050 किलोमीटर की लंबाई में भारत में प्रवाहित होती है। इसे हम संस्कृत भाषा के अंदर सतुद्रु के नाम से जाना जाता है और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है जो कि पंजाब के अंदर स्थित है। इसी क्रम की तीसरी मुख्य नदी आती है वो है झेलम। इसका उद्गम शेषनाग झील यानी कि वेरीनाग से होता है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसमें से ये 400 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। इसका प्रमुख अपवाहित क्षेत्र जम्मू कश्मीर है और इस नदी को संस्कृत के अंदर वितस्ता कहा जाता है। ये नदी चिनाब की सहायक नदी है क्योंकि ये नदी चिनाब में आकर के मिलती है। इस नदी में शिकारे और बजरे अधिक चलाए जाते हैं, अर्थात हाउस बोट्स के नाम से जाने जाने वाले कश्मीर के अंदर ये जो प्रमुख आवास के रूप में कहें या होटल्स के रूप में कहें, ये अधिक चलाए जाते हैं इस नदी के ऊपर। यह कश्मीर की प्रमुख नदी है। इसी क्रम की अन्य नदी के अंदर आती है चिनाब नदी, जिसका उद्गम लाहौल के अंदर बड़ा लापचा दर्रे से होता है। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्यों से होती हुई प्रवाहित होती है और हिमाचल में इस नदी को चंद्रभागा कहते हैं। संस्कृत में इस नदी का नाम अस्किनी रखा गया था और सतलज की सहायक नदी के रूप में इसे जाना जाता है, अर्थात ये नदी सतलज में मिल जाती है।
रावी नदी जो है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। यह हिमाचल और पंजाब में होती हुई प्रवाहित होती है। यह इस पंजाब की सबसे छोटी नदी है अपवाह क्षेत्र के आधार पर और चिनाब की सहायक नदी है और इस नदी के सहारे भी भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी हुआ है। इसी क्रम की अगली नदी आती है वो है व्यास। इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। यह हिमाचल और पंजाब के अंतर्गत प्रवाहित होती है। यह सतलज की सहायक नदी है। इसे संस्कृत के अंदर विपाशा के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम इस मानचित्र के अंदर ये सिंधु नदी को हम देख सकते हैं। इस सिंधु नदी के साथ साथ ये झेलम नदी है। झेलम के बाद में चिनाब के साथ ये रावी, ये व्यास और फिर इसके साथ साथ ये सतलुज नदी है। इस प्रकार ये सभी नदियां आपस में मिलती हुई अंत में सिंधु नदी से मिलती हुई ये अरब सागर की ओर प्रवाहित हो जाती है। हम यदि देखना इसी सिंधु नदी तंत्र को ही और अधिक स्पष्ट समझने के लिए ये एक और डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है कि जिसमें सिंधु नदी का जो उद्गम है ये उद्गम तो मानसरोवर झील से हम बता रहे हैं यहाँ पर, और इस मानसरोवर झील से प्रवाहित होती हुई ये नदी जो है 709 किलोमीटर की लंबाई में भारत में प्रवाहित होती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2880 यानी कि लगभग 2900 किलोमीटर के बराबर है और ये अरब सागर के अंदर प्रवाहित होती है। इसी के अंदर मिलने वाली दूसरी नदी जो आती है उसे हम कहते हैं झेलम। झेलम का उद्गम वेरीनाग से है और सिंधु और झेलम के बीच के भाग को सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरी नदी जो आती है उसे हम कहते हैं चिनाब। चिनाब नदी जो है वो बड़ा लापचा दर्रे से निकलती है और झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब स्थित है उसका नाम है चाज दोआब। इसी प्रकार से रावी और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब आता है उसे हम कहते हैं रचना दोआब के नाम से और इस रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता हुआ जाता है और ये मुल्तान के निकट चिनाब नदी के अंदर आकर के मिल जाती है। इसी प्रकार से व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है और रावी और व्यास के बीच में स्थित इस दोआब को हम बारी दोआब के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से व्यास और सतलज नदी जो आपस में मिल जाती हैं ये हरिके बैराज में आपस में मिलती हैं और व्यास और सतलज के बीच के भाग को हम बिस्त दोआब के नाम से जानते हैं। तो ये जो है दोआब ये पंजाब के प्रमुख दोआब के रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो सिंध सागर हो, चाज हो, रचना हो, बारी हो या बिस्त हो। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि ये दोआब किन किन नदियों के बीच में स्थित हैं। इसी के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो सतलज नदी है ये सतलज नदी इस सिंधु नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है जो कि पाकिस्तान में मेथानकोट के अंदर इस सिंधु नदी से मिल जाती है। 1450 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है और ये भारत में 1050 किलोमीटर की लंबाई में होती हुई प्रवाहित होती है। इसी पर सतलज और व्यास के संगम पर ही हरिके बैराज बना हुआ है जो कि इंदिरा गांधी नहर का भी उद्गम स्थल माना जाता है, जैसा कि हम इसे जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख क्रम आता है उस क्रम को हम कहते हैं गंगा अपवाह क्रम। ये जो गंगा अपवाह क्रम है ये भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपवाह क्रम है। इस गंगा के अपवाह क्रम से संबंधित सभी तथ्य हमने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले तो ये जानकारी लेनी है कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है और किन किन नदियों के संगम से इसका जो प्रवाह है वो आगे की ओर बढ़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर से भागीरथी का उद्गम होता है और इसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर ही अलकनंदा नदी का जो उद्गम होता है ये दोनों जब भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं तब इसका नाम गंगा होता है। उसके पहले इसे हम गंगा के नाम से नहीं जानते हैं। उसके पहले हम इसे एक शाखा तो इसकी भागीरथी कहलाती है और एक शाखा इसकी अलकनंदा कहलाती है। वहीं हमें यह भी ध्यान रखें कि उत्तराखंड के अंदर ही जो 5 प्रयाग स्थित हैं उनमें से एक तो है देवप्रयाग जहां पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं और अन्य जो प्रयाग हैं जिसमें एक है विष्णु प्रयाग जहां पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट है कर्ण प्रयाग जहां पर पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है।
अगला है नंदप्रयाग, जहां पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। तो अलकनंदा के अंदर धौलीगंगा, पिंडार, नंदाकिनी, मंदाकिनी इन नदियों का जल शामिल होता है। उसके बाद जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में देवप्रयाग के निकट मिलती है, तब इसका नाम गंगा के रूप में जाना जाता है। गंगा यहाँ पर ऋषिकेश के निकट आकर के ही, हरिद्वार के निकट जो ऋषिकेश है, यहाँ पर आकर के प्रवाहित होती है और हरिद्वार से ही ये गंगा हिमालय को पार करके मैदानी भाग के अंदर प्रवेश करती है। यानी कि यहाँ तक ये जितना भी भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। इसी प्रकार फिर हरिद्वार से ये विभिन्न जिलों से होती हुई उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से होती हुई अंत में ये बंगाल के खाड़ी के अंदर गिर जाती है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उसके अतिरिक्त सोन नदी हो या फिर और भी अन्य जो नदियां हैं, चाहे वो रामगंगा नदी हो या फिर हम कहें कि गोमती नदी हो या पूर्णा नदी हो या घाघरा नदी हो या गंडक नदी हो या बूढ़ी गंडक हो या कोसी हो, ये सभी नदियां इस बिहार में आकर के इस गंगा के अंतर्गत मिलती है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि ये जो है पुंजुन और घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, इन सभी नदियों का जो उद्गम है वो नेपाल में है और ये बिहार में से प्रवाहित होती हुई आती है और ये गंगा के अंदर आकर के मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो विभिन्न प्रकार से बहती हुई आती है और इस गंगा नदी का क्रम जो है ये उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्रम के अंतर्गत जाना जाता है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि इलाहाबाद के अंदर आकर के, जिसे कि हम वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, यहाँ पर यमुना और गंगा इन दोनों नदियों का संगम होता है। इसी प्रकार फरक्का के यहाँ पर आकर के पश्चिम बंगाल में गंगा की एक और शाखा हो जाती है, जिसे हम हुगली कहते हैं, और एक शाखा इसकी पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना के से आकर के मिलती है और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी के अंदर समा जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखें कि हमें इस गंगा नदी की जो क्रम है, इस क्रम के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की नदियों को यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे कि हमने यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि गंगा नदी जो है वो 2071 किलोमीटर की लंबाई में भारत में प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में से इसका प्रवाह होता है। यमुना इसकी सहायक नदी है, जिसका उद्गम यमुनोत्री से होता है और इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होती हुई प्रवाहित होती है। इसे हम याजू नदी के रूप में भी जानते हैं। इसी प्रकार चंबल है, बेतवा है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सोन है, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, जो कि अलग अलग राज्यों से होती हुई प्रवाहित होती है विभिन्न लंबाइयों में, और जिनकी विशेषताएं हमने यहाँ पर एक कॉलम के अंतर्गत स्पष्ट की हुई है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि ये जो भारत का अपवा तंत्र है, उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये अपवा तंत्र मुख्य रूप में जाने जाते हैं। इसी के बाद हम बात करेंगे आगे की ओर, जिस पर हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र पर। थैंक यू वेरी मच।